तो मेरे नौनिहालों, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमने लास्ट पढ़ा था बेटे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अभी दोबारा स्लाइड मैंने इसलिए लगाई है ताकि आप लोगों को पता हो कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो, चाहे रिलेटिव लोअरिंग इन बॉइलिंग पॉइंट हो, है ना, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो, ये तीनों ही टाइप की जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, इन तीनों की जो डेरिवेशन है वो लगभग सेम होते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस उनमें हो जाते हैं, बाकी लगभग सेम है। और मुझे पता है मेरे बच्चे जो हैं वो इतने अच्छे हैं, उन्होंने वो डेरिवेशंस जो है वो बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज कर लिए होंगे। तो हमने लास्ट पढ़ा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में हमने की थी ये वाली कैलकुलेशन को आप बहुत अच्छे से कर चुके होंगे, ये वाली कैलकुलेशन डेल्टा टीएफ वाली, और हमने पढ़ा था इसका थर्मोडायनेमिक रिलेशन। ठीक है, अब इसके बाद में बात आती है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। ये कहाँ काम आती है हमारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, इनको पढ़ने की हमें जरूरत क्या पड़ी है ना, हम जो चीज पढ़ रहे हैं उस चीज की उपयोगिता क्या है, उसके यूजेस क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, हमें पता होना चाहिए। हमें रट्टू तोता नहीं बनना है, रटंत विद्या से काम नहीं चलने वाला है, इसलिए हमें क्या करना है, हमें उसके यूजेस भी पढ़ने पड़ेंगे। अब आपने देखा होगा जो जहाँ पे बर्फ़ वगैरह पड़ती है ना, ऐसे एरिया, अब हम तो ऐसे एरिया में रहते हैं, बर्फ़ तो हमें स्नोफॉल तो अभी तक तो नसीब ही नहीं हुआ है देखना, उसके लिए हमें बहुत दूर जाना पड़ता है देखने के लिए। ठीक है, तो जिन एरियाज़ में लगातार जो है स्नोफॉल होता है या वो बहुत ज़्यादा जो ठंडे प्रदेश होते हैं, उनमें इस तरीके से रोड पर देखो, हाँ, हमें तो अच्छा ही लगेगा देख करके। तो ये जो बर्फ़ है ये यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है। अब इस आइस को क्लियर कर पाना कितना मुश्किल काम है, ये मुझे लगता है कि जो बच्चे यहाँ पर रहते हैं या जिन लोगों का ये आए दिन का काम है या जो इसके साथ में हैबिचुअल हैं उनको पता होगा, है ना। बट हमें तो यही पता है कि रोड से जो आइस है या जो बर्फ़ है इसको हटाना बहुत मुश्किल काम है। तो क्या करते हैं, टू क्लियर द आइस फ्रॉम रोड्स, सॉल्ट जैसे कि NaCl, CaCl2 वगैरह, हमारा जो नमक होता है जो हम खाने में यूज़ करते हैं वो भी हम यूज़ कर सकते हैं टू डिक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग बिकम्स ईजी। आपको अगर बर्फ़ साफ़ करनी है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में जो हम खाने में डालने के लिए जिस नमक का इस्तेमाल करते हैं, NaCl, जिस सॉल्ट का यूज़ करते हैं, उस सॉल्ट को उठाओ और छिड़क दो। तो क्योंकि आपका जो नमक है वो कैसा है, नॉन वॉलेटाइल, ठीक है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। अभी नॉन वॉलेटाइल है और बर्फ कैसी है, बर्फ को एज ए सॉल्वेंट ले लेते हैं हम, है ना। इसके ऊपर अगर आप NaCl डाल देंगे या कोई भी सॉल्ट का स्प्रेड कर देंगे तो क्या होगा कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करने की वजह से उसके वेपर प्रेशर में क्या आ जाएगी, एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, उसमें भी चेंज आ जाएगा और फ्रीजिंग पॉइंट में भी चेंज आ जाएगा, सो दैट इट इज इजी टू क्लियर द रोड्स। ठीक है, नाउ अब दूसरी कंडीशन कि हमने देखा है कि जो हमारी गाड़ियां होती हैं, 4 व्हीलर्स जो होती हैं, 4 व्हीलर्स में जो आगे की तरफ वेंट होता है ना, जो फ्रंट वाला जो ग्लास होता है उसको साफ करने के लिए हम पानी डालते हैं और वाइपर चलाते हैं। अंदर से बैठे बैठे हम गाड़ी ड्राइव करते टाइम ऐसा ऑटोमेटिकली हम लोग कर लेते हैं एक बटन दबा करके। अब उसके अंदर से जो पानी निकलता है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पानी भी तो जम जाएगा, है ना, क्योंकि टेम्परेचर इतना कम है कि उस पानी का भी क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। वो आइस ना बने, रेडिएटर्स में आइस ना जमे, उसके लिए हम क्या करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल जैसे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स मिक्स कर देते हैं। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल जैसे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स आर एडेड इन रेडिएटर्स ऑफ व्हीकल्स एज एंटी फ्रीज एजेंट इन कोल्ड रीजन्स टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट। तो रेडिएटर में अंकल जी जो हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल डाल रहे हैं ताकि ठंडे प्रदेश में गाड़ी आसानी से चल पाए। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। इस टाइप की जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है इनको सॉल्व करते टाइम भी, इनको पढ़ते टाइम भी, और माइंड में एक चीज़ पीछे बैक एंड में चलनी चाहिए, क्या कि वैल्यू ऑफ KF ऑफ वाटर इज 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स एंड नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट TF नॉट इज 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.15 केल्विन। ये तो हमें पता है, बट हमें ये याद रखना है KF और KB की वैल्यू कम से कम वाटर की तो याद होनी ही चाहिए।
1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। और Kb की वैल्यू बताओ कमेंट करके। इथाइलिन ग्लाइकोल जो कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, उसको ऐड करते हैं व्हीकल्स में, रेडिएटर व्हीकल में प्रेजेंट जो रेडिएटर होता है वहां पर, जो कि एंटी फ्रीज का काम करता है। और ये वाला क्वेश्चन कम से कम 3 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इस टाइप के एग्जाम्पल्स का भी ध्यान रखना। जरूरी नहीं है कि ये वाला क्वेश्चन आए, बट क्वेश्चन ये भी तो हो सकता है कि कोल्ड रीजन्स में जो रोड है उनकी बर्फ को हटाने के लिए इनमें से किसका यूज करोगे, तो भाई नमक का यूज करोगे। नमक कोई भी हो सकता है, सॉल्ट कोई भी हो सकता है। हमारे घर में खाने वाला नमक होता है NaCl, आप CaCl2 का या मैग्नीशियम क्लोराइड का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। होना कैसा चाहिए सॉल्वेंट आपका, नॉन वॉलेटाइल, बस ये याद रखना। कैम्फर, कैम्फर मतलब कपूर, है ना। कपूर इज द बेस्ट सॉल्वेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय यूजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सिंस इट्स Kf इज वेरी हाई। Kf की वैल्यू ज्यादा आएगी तो इसमें कैम्फर के वजह से कैम्फर को एज ए सॉल्वेंट, हमेशा पानी लेना जरूरी नहीं है, कैम्पर भी आप सॉल्वेंट की तरह यूज कर सकते हो। कपूर को आप सॉल्वेंट की तरह अगर यूज करते हो तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट जो है, जो आपने नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस डाला है, उसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि इसके Kf की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। Kf की वैल्यू ज्यादा है तो हमें सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और मैग्नीट्यूड एकदम क्लियर आएगा। टू क्लियर द आइस फ्रॉम रोड्स सॉल्ट्स जैसे कि NaCl, calcium chloride, magnesium chloride, etc. are used because it decreases the freezing point and melting point becomes easy and melting of ice becomes easy. Okay? तो ये चीजें आप याद रखोगे, क्लियर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हमारी चौथी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बच्चे, वो है ऑस्मोसिस, ठीक है। अब ऑस्मोसिस पढ़ाने के पहले मैं आपको डिफ्यूजन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि डिफ्यूजन क्या होता है। पार्टिकल्स का हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, और इसके एग्जांपल्स क्या है, मतलब पार्टिकल्स जो हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब मूव करते हैं तो फेनोमेना जो है वो क्या कहलाता है बेटे, डिफ्यूजन फेनोमेना कहलाता है। जैसे आपने कमरे में एक अगरबत्ती इंसेंस स्टिक जला करके रख दी है तो उसका धुआं और खुशबू जो है उस कॉर्नर से लेकर के पूरे रूम में फैल जाएगी। या फिर स्प्रे बॉटल या डीओ वगैरह की जो बॉटल है, आपने एक कॉर्नर में अगर स्प्रे की है तो उसकी जो स्मेल है, उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो पूरे के पूरे रूम में फैल जाएगी। तो ये वाली जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है बच्चे, डिफ्यूजन कहलाती है। क्लियर। अब क्या डिफ्यूजन को करवाने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत पड़ी, आपने सिर्फ इंसेंस स्टिक जलाई और रख दी, है ना, वो अपने आप ही फैली है, ठीक है। तो अपने आप होने वाला जो प्रोसेस है वो है डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस इससे डिफरेंट प्रोसेस है। अब ऑस्मोसिस क्या होता है कि यहाँ पर देखो एक मुरझाया हुआ फूल है, विल्टेड फ्लावर है, उसको आपने पानी के अंदर रख दिया, थोड़ी देर के बाद में ये खिल जाएगा या थोड़े टाइम के बाद में ये खिल जाएगा। तो इसका मतलब हम क्या बोलते हैं कि पानी पी लिया इसने। ये जो हुआ ना कि वाटर जो है वो फूल के अंदर जा कर के इसको ब्लूम अप कर दिया, इस विल्टेड फ्लावर को ब्लूम अप कर दिया है, ये जो प्रोसेस है ये ऑस्मोसिस प्रोसेस है। आप सोचो, आपने किसी पेड़ को या किसी पौधे को पानी दिया, है ना, पानी आप देते हो जड़ों में, खिल जाती है पत्तियां, जबकि पत्तियां तो कितनी ऊपर होती हैं। तो ये भी जो प्रोसेस है वो भी कौन सा प्रोसेस होता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस। इसको आप डिफ्यूजन प्रोसेस नहीं बोलोगे, क्योंकि डिफ्यूजन प्रोसेस अपने आप होता है, बिना किसी मेम्ब्रेन के, बिना किसी कंडीशन के होता है, जबकि ऑस्मोसिस प्रोसेस में कुछ कंडीशंस लगती हैं, ठीक है। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस जो है उसी के द्वारा आप जब पानी देते हो पौधों में तो पानी जो है वो नीचे से ऊपर तक पत्तियों तक पहुंच पाता है। विल्टेड फ्लावर जो है वाटर वास में रखने पर जो है वो ब्लूम अप हो जाता है। ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं, एक आध दो एग्जांपल मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो ऑस्मोसिस में आप देखो, आपने रात को चने गला दिए या रेजिन्स गला दिए, जरूरी नहीं है रेजिन्स, है ना, चने भी हम गलाते हैं, है ना, वो भी आप देखो कि अगले दिन जो है वो मोटे हो जाते हैं, है ना। तो ये सब जो प्रोसेसेस है, रेजिन्स अगर आपने पानी के अंदर रख दिए थोड़ी टाइम के लिए तो ये भी क्या हो जाएंगे, स्वेल अप हो जाएंगे। कई बार क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा भी होता है। क्या, अगर आपने अंगूर
है ना, रेजिन भी बनते हैं अंगूर से ही हैं। अगर आपने अंगूर को कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन के अंदर रख दिया तो वो कैसे हो जाएंगे, वो श्रिंक हो जाएंगे। तो ये जो श्रिंकिंग की, ये जो स्वेलिंग वाली जो प्रोसेसेस हैं, ये सारी प्रोसेसेस की जो है वो किस फिनोमेना के अंतर्गत आती हैं बेटे, ऑस्मोसिस फिनोमेना के अंतर्गत आती हैं। अभी ऑस्मोसिस होता क्या है, एक्चुअली क्या है, देखो एक ऑस्मोसिस में एक्चुअली क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। मतलब आपके डिफ्यूजन में क्या हो रहा था, हायर कंसंट्रेशन से पार्टिकल्स जो थे वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे थे। अभी क्या हो रहा है, पार्टिकल्स जो हैं वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, बट यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि अपने आप मूव नहीं करेंगे कि भाई इनकी मर्जी हुई जहां से भी उठ करके चले जाएंगे ना। यहाँ पर एक कंडीशन आती है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ये पार्टिकल्स लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। देखो विल्टेड फ्लावर में भी, और ये जो रेजिन वाला जो प्रोसेस है इसमें भी आप देखो कि आपने एक पेट्री डिश ली या एक बाउल लिया जिसमें आपने वाटर पार्टिकल्स या वाटर का यूज आपने किया। अब इसके अंदर आपने क्या डाल दिए, रेजिन्स डाल दिए, है ना। ये रेजिन्स जो है वो स्वेलअप हो गए। अब रेजिन कैसा होता है, ऐसे श्रिंक्ड होता है ना, देखो देखा है हम लोगों ने, समझे है ना। रेजिन ऐसा होता है श्रिंक्ड। अब रेजिन के अंदर वाली जो कंसंट्रेशन है, रेजिन के अंदर जो जूसेस है वो कैसे है, कॉन्सेंट्रेटेड जूसेस हैं, है ना। जबकि पानी की जो कंसंट्रेशन है वो कैसी है, कम है। इसलिए मैंने कहा लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो वाटर पार्टिकल्स जो हैं वो किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, रेजिन के अंदर मूव कर रहे हैं। और रेजिन के अंदर जो आपका जूस है वो कैसा है, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है। कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है तो बाहर वाला जो लोअर कंसंट्रेशन वाला सॉल्वेंट है वो अंदर सॉल्यूशन जो कि हायर कंसंट्रेशन वाला जो कॉन्सेंट्रेटेड जूसेस हैं उसकी तरफ मूव कर रहा है। बट यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि ये जो आपका रेजिन है इसकी जो मेम्ब्रेन है, इसकी जो दीवारें हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करती हैं, जो अंदर वाले जूस को बाहर नहीं निकलने देती हैं। यानी कि दे ओनली अलाउ द सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू मूव थ्रू इट। क्लियर है, यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक तरीके से छलनी का काम करती है। जैसे आप चाय बनाते हो, चाय बनाने के बाद एक स्ट्रेनर लेते हो, उसके अंदर से आप चाय निकालते हो तो फिर चाय ही आती है बाहर, पत्ती पत्ती ऊपर रह जाती है। बिल्कुल उसी तरीके से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी यहाँ पर एक छलनी की तरह काम करती है, एक सेपरेटर की तरह काम करती है, जो फिल्टर करती है किसको, केवल सॉल्वेंट पार्टिकल्स को ही अपने अंदर से बाहर जाने देती है या अंदर आने देती है। ठीक है, अपने अंदर से पास थ्रू होने देती है केवल और केवल सॉल्वेंट पार्टिकल्स को। कोई भी जूस बनेगा या कोई भी सॉल्वेंट अगर बन रहा है, जैसे रेजिन हुआ, रेजिन किससे बनता है, अंगूरों से बनता है, ग्रेप्स से बनता है। अब ग्रेप्स में मैक्सिमम तो क्या है, वाटर कंटेंट ही है ना, है ना। बाकी सारी चीजें तो है ही, बट वहां पर सॉल्वेंट की तरह कौन काम कर रहा है, वाटर काम कर रहा है। तो वाटर अंदर से बाहर तो नहीं आ रहा है, बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है। क्यों, क्योंकि रेजिन्स जो है वो अंदर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट बाहर नहीं आ रहा है, बाहर से सॉल्वेंट जो है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दैट इज व्हाई द फिनोमेना, द प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। ओके, बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। ऑस्मोसिस, अब इसकी प्योर डेफिनेशन देखो। अभी तक तो हमने पढ़ लिया कि ऑस्मोसिस था क्या, हमने उसको समझने की कोशिश की। अब ऑस्मोसिस होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके बारे में बात करते हैं। द ऑस्मोसिस इज डिफाइंड एज द स्पॉन्टेनियस नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जब प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ स्पॉन्टेनियस
नेट फ्लो शो करता है तो ये प्रोसेस ऑस्मोसिस कहलाती है। अब स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या हुआ? अपने आप होने वाली प्रोसेसेस। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब वो प्रोसेस जिसको करवाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट या आउटर फोर्स की जरूरत ना पड़े। ऐसा नहीं हो कि आपने रेजिन लिया और इधर इंजेक्शन भरा पानी का और उसके अंदर रेजिन के अंदर, ना, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है। आपने सीधा रेजिन्स लिए, पानी के अंदर उसको सोक कर दिया, थोड़ी देर के बाद में वो फूल जाएंगे, स्वेल अप हो जाएंगे। ये अपने आप होने वाले जितने भी प्रोसेसेस हैं, ऑल द नेचुरल प्रोसेसेस आर नोन एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है? सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सॉल्यूशन की तरफ स्पॉन्टेनियस फ्लो शो करते हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये 4 पॉइंट हैं इसके जो आपको याद रखने हैं। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन या ऑस्मोसिस के बारे में 4 ही चीजें याद रखनी है आपको। क्या? एक तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दूसरा स्पॉन्टेनियस फ्लो, किधर से किधर, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, या सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू सॉल्यूशन, या फिर कॉन्सेंट्रेटेड जूसेस या जो भी कुछ है आपके पास। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, ये मान लीजिए आपका है प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ पर आपने ले लिया किसी चीज़ का सॉल्यूशन। अच्छा, ये जो सॉल्यूशन बनाया है, इस सॉल्वेंट के अंदर कुछ, मतलब सॉल्वेंट जो है दोनों में सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने वाटर बेस्ड तो सॉल्यूशन ले लिया है ना, और इधर आपने सॉल्वेंट की तरह ऑयल ले लिया किसी तरीके का, तो वो दोनों मिक्स नहीं हो पाएंगे। याद रखिएगा, सॉल्यूशन जो है उसी सॉल्यूशन में भी वही सॉल्वेंट होना चाहिए जो आपने इस तरफ रखा है। और यहाँ बीच में प्रेजेंट है हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे कि किस किस चीज़ों की बनी है। सेल्यूलोज एसीटेट की बनी हुई होती है, गॉल ब्लैडर जो है LMB का, उससे बनी हुई होती है। इनके बारे में भी पूछा जाता है ना। और जो कंपाउंड्स है, जैसे हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, उसमें भी कुछ एग्जांपल्स होते हैं जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह यूज़ किए जाते हैं। तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू रेंडमली स्पॉन्टेनियसली मूव करेंगे, किधर से किधर, फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होते हुए। उधर जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है वो इधर नहीं आ पाएंगे, ये याद रखना। सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, क्योंकि सॉल्यूशन जो बना है बच्चे, वो सॉल्यूशन भी तो बना है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, है ना। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स तो इस सॉल्यूशन में भी प्रेजेंट है, बट क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसकी कंसंट्रेशन कम है, यानी कि ये जो सॉल्वेंट है वो लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। हम ऐसा मान लेते हैं, इट इज लेस कॉन्सेंट्रेटेड, और ये सॉल्यूशन इसके बनस्पत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी कि इट इज मोर कंसंट्रेटेड सो लोअर कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। होने को तो यहाँ भी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, बट वो पार्टिकल्स इधर की तरफ नहीं आ पाएंगे क्योंकि उधर की तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा है और इस वाले सॉल्यूशन में या इस तरफ जो है कंसंट्रेशन कम है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ ही ले जाने का काम करेगी। हायर कंसंट्रेशन वाले से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इस तरफ नहीं आ सकते, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। तो ये प्रोसेस ऑस्मोसिस कहलाता है। नेक्स्ट है, ऑस्मोसिस इज डिफाइंड एज द स्पॉन्टेनियस नेट फ्लो of solvent molecules through semi-permeable membrane from lower concentration solution to higher concentration solution। सेम बात जो मैंने वहाँ एक ही बार में समझा दी आप लोगों को। अगर एक सॉल्यूशन इधर है सॉल्यूशन 1 और एक सॉल्यूशन इधर है सॉल्यूशन 2, अब दोनों ही सॉल्यूशंस, मान लीजिए ये भी शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन है और ये भी शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन है, ठीक है, और यहाँ बीच में क्या लगी हुई है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये मोर कॉन्सेंट्रेटेड है और ये लेस कॉन्सेंट्रेटेड है, तो मुझे बताइए अब की बार नेट फ्लो जो है या सॉल्वेंट पार्टिकल्स का जो फ्लो है वो 1 से 2 की तरफ होगा या 2 से 1 की तरफ होगा? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, बोलो बोलो बोलो। यस, मोर कंसंट्रेटेड वाला है सॉल्यूशन 1
और सॉल्यूशन 2 कैसा है, लोअर कंसंट्रेशन वाला। तो लोअर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करेंगे, यानी कि 2 से 1 की तरफ। ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स, नॉट सॉल्यूट पार्टिकल्स। ये खास याद रखने वाली बात है यहाँ पर, क्या कि केवल और केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ही, अगर 2 सॉल्यूशंस रखे हुए हैं तो 2 सॉल्यूशंस में से ओनली सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं केवल वो ही लोअर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। जरूरी नहीं है कि एक तरफ प्योर सॉल्वेंट ही लो आप, 2 सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस के हमने देखा कि 3-4 तरीके से इसको समझाया जा सकता है, वो सारी डेफिनेशन हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या, ऑस्मोसिस इज डिफाइंड एज द स्पॉन्टेनियस नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम, कोई कंफ्यूजन ना रहे इसलिए फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड। पहली बात, प्योर सॉल्वेंट अगर है, एक तरफ सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। दूसरा, अ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, यानी कि हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में पानी ज़्यादा होता है, किसी भी चीज़ को आपको डाइल्यूट करना होता है, जैसे हम गर्मी के मौसम में शरबत बनाते हैं तो जो शरबत हमारे पास में होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है, उसमें हम क्या मिक्स करते हैं, वाटर मिक्स करते हैं, है ना, या कोई सॉल्वेंट मिक्स करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस हैं, डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस हैं, उनमें किसका कंटेंट ज़्यादा, उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है, अगर सॉल्वेंट की तरह वाटर यूज़ किया है तो अ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन विच इज़ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। आपको ये हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर अगर कंफ्यूज करता है, आप सीधा याद रखो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड यानी कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स। तीसरा, लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, एक ही बात है, तीनों चीजें एक ही है, बट बोलने का अंतर है, लिखने का अंतर है। कई बार बच्चे जो हैं इसकी जगह वो और उसकी जगह वो लिख देते हैं, तो थोड़ा सा ऑस्मोसिस में ये वाली जो लाइन है ये तो फिक्स रहेगी, बट यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्योंकि एज अ बोर्ड एग्जामिनर मैं सीबीएसई बोर्ड की जो कॉपीज़ हैं उनको भी जब मैं चेक करती हूँ तो मैं देखती हूँ कई बार बच्चे जो है आगे का पीछे और पीछे का आगे लिख देते हैं, है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है बेटे, नंबर कटने की संभावना ज़्यादा रहती है ना। हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी कभी कभी गलत हो जाते हैं, तो इन चीज़ों का, ये छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें हैं, इनका थोड़ा ध्यान रखो। ओके, लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ पार्टिकल्स मूव करते हैं। क्लियर, कहा जाए तो डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ मूव करते हैं, या फिर सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड की तरफ मूव करते हैं। अब डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कैसे बनता है, उसमें हायर कंसंट्रेशन होती है वाटर की, वाटर एज ए सॉल्वेंट होता है, या फिर अगर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के बिहाफ पर बात करोगे ना, देखो अगर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के बिहाफ पे बात की जा रही है ना, तो सॉल्वेंट की हायर कंडीशन या सॉल्वेंट की हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करते हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसी को कहते हैं ऑस्मोसिस। देखो ओनली सॉल्वेंट के बिहाफ पे ही मैं ये बात बोल रही हूँ, उल्टा मत समझ जाना। सॉल्वेंट की अगर बात होगी तो जहाँ ज़्यादा सॉल्वेंट होगा, जहाँ पर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, जहाँ पर सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा होगा, वहाँ से सॉल्वेंट लोअर अमाउंट, लोअर कंसंट्रेशन, लोअर वैल्यू की तरफ मूव करेगा। अगर सॉल्यूशन की बात करें तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा। तो समझ गए बात को, क्या है लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यानी कि लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट और मोर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ये भी याद रखना। सॉल्वेंट के बाद में यहाँ पर पूछा है सॉल्यूट के बारे में, तो देखो सॉल्यूट के बारे में जस्ट उल्टा हो जाएगा, फॉर बिहाफ, ऑन बिहाफ ऑफ सॉल्यूट, हायर कंसंट्रेशन से, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ ऑस्मोसिस होगा। मेरे बच्चों देखो खास ध्यान रखना, सॉरी ये देखो लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पर सॉल्यूट कितना होगा, कम होगा, तो लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से मोर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ मूव करवाएंगे हम सॉल्वेंट पार्टिकल्स को, ठीक है। नोट
During osmosis, flow of water through semi-permeable membrane is from both sides with unequal flow rates. ऐसा नहीं है कि एक ही साइड सिर्फ मूव हो सकता है, स्पॉन्टेनियसली एक ही साइड मूव हो सकता है, बट हम उधर वाले सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को भी तो इधर मूव करवा सकते हैं, बट वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, वो अपने आप नहीं होगा, हमें एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो सिंपल अगर ऑस्मोसिस की बात हुई है तो स्पॉन्टेनियस लिखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्पॉन्टेनियस आपने नहीं लिखा फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना बच्चों। ठीक है, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करवाना ड्यूरिंग द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। बट अगर ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, आप जबरदस्ती सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को प्योर सॉल्वेंट की तरफ मूव करवाना चाहते हो, तो फिर उसमें कुछ ना कुछ एफर्ट लगेंगे। ठीक है, अब ऑस्मोटिक प्रेशर, एक चीज होती है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए आप देखें कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या चीज होती है। ऑस्मोटिक प्रेशर देखो, समझना, आपने क्या किया बेटे, एक लिया बीकर, ठीक है, एक बीकर या एक कंटेनर आपने लिया, ठीक है, ये लीजिए एक कंटेनर, ठीक है। अब इस कंटेनर में भरा हुआ है क्या, पानी, वाटर, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक सेपरेट फनल में, फनल देखी है ऐसे, एक फनल ली है आपने, ठीक है। इस फनल में आपने डाल दिया क्या, शुगर सॉल्यूशन, ऐसे ऐसे करके मैंने इसमें क्या डाल दिया है, शुगर सॉल्यूशन, यानी कि शुगर प्लस वाटर का एक सॉल्यूशन। ये मैंने क्या लिया है यहाँ पर, प्योर वाटर, ठीक है। अब मैंने इस शुगर सॉल्यूशन में इसके अंदर शुगर सॉल्यूशन डाल करके फनल के अंदर यहाँ पर लगा दी क्या, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से मैंने इसे कर दिया सील, ठीक है। यानी कि एक तरफ तो मैंने लिया है प्योर वाटर वाला एक टब या बीकर या एक कंटेनर, और एक तरफ मैंने एक फनल ली है, फनल में मैंने शुगर और वाटर का सॉल्यूशन डाल दिया है। अच्छा, ये जो फनल है ना, इस फनल में एक ख़ास बात है कि इस फनल में यहाँ से यहाँ तक मेजर्स बने हुए हैं, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ताकि हम इसको यहाँ से नाप सकें। अब इस फनल में हमने क्या डाल दिया, शुगर सॉल्यूशन डाल दिया, और इस फनल का जो मुंह है ना, ये जो फनल का ओपनिंग है, यहाँ पे हमने क्या लगा दी है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को रैप करके यहाँ पर रख दिया है। अब इस फनल को उठाया और इन्वर्ट करके यहाँ पर रख दिया, यानी कि ये जो फनल है इसको मैंने इन्वर्ट किया, इन्वर्ट करके इस फनल को मैंने यहाँ रख दिया, लीजिए, बोलो, रख दिया। ये वाली फनल को उल्टा करके मैंने यहाँ रख दिया। आप चिंता मत कीजिएगा, शुगर सॉल्यूशन बाहर नहीं आएगा, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यहाँ पर लगी हुई है। क्या लगी हुई है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यहाँ लगी हुई है, ठीक है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वाली जो फनल थी जिसमें शुगर सॉल्यूशन डाला हुआ था, वो यहाँ मैंने प्लेस करके रख दी। अब इसके अंदर जो शुगर सॉल्यूशन है, मान लीजिए कि वो इस हाइट तक प्रेजेंट था, ठीक है, यहाँ तक प्रेजेंट था केवल और केवल शुगर सॉल्यूशन। और मैंने आपसे कहा था कि ये थोड़ी स्पेशल टाइप की फनल है, जहाँ पे क्या लगे हुए हैं, मेजर्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब थोड़ी देर के बाद में क्या हुआ, भाई फनल में शुगर सॉल्यूशन कितना भरा हुआ था, इस मेजर तक या इस पॉइंट तक डाला हुआ था, ठीक है, उल्टा करके हमने रख दिया, इतना यहाँ पर आ गया। अब थोड़ी देर के बाद में क्या देखेंगे आप कि ये जो वाटर पार्टिकल्स हैं ये इसके अंदर जाना शुरू हो जाएंगे। तो क्या होगा, फाइनली ये जो सॉल्यूशन है ये राइज होना शुरू हो जाएगा, और इसका जो हाइट है वो बढ़ने लग जाएगी, और फाइनली एक टाइम के बाद में ये हाइट मान लीजिए कि यहाँ पहुँच गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये वाला बाहर वाला जो सॉल्यूशन है वो अंदर गया है, ना कि अंदर से सॉल्यूशन बाहर आया है। भाई अगर अंदर से सॉल्यूशन बाहर आता तो इसका जो सॉल्यूशन की जो हाइट है वो और डिक्रीज हो जाती ना। फनल के अंदर हुआ क्या है, सॉल्यूशन की जो हाइट है अंदर, फनल के अंदर जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है उसकी जो हाइट है वो बढ़ गई है मेरे बच्चों,
ओके तो हाइट बढ़ गई है, इसका मतलब बाहर से ही पार्टिकल्स जो है वो अंदर जा रहे हैं और बाहर क्या प्रेजेंट है, प्योर वाटर प्रेजेंट है। तो इस हाइट का बढ़ना HdG, इससे आप किसको फाइंड कर सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को, कि भाई यहां तक हाइट बढ़ गई, इसके बाद ही बढ़ना बंद हो गई। ये भी तो हो सकता था कि सारा ही पानी अंदर चला जाए और ये यहां से ओवरफ्लो हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता था। बट कुछ टाइम के बाद में ये जो हाइट है, ये जो सॉल्यूशन की हाइट है, ये बढ़ना बंद हो गई। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रेशर तो यहाँ पर लगा है, तभी तो जाकर के ये हाइट जो है वो बढ़ना बंद हो गई, यानी कि बाहर के से जो प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है वो अंदर जाना रुक गए हैं। तो इसे रोकने वाला जो प्रेशर है वही प्रेशर क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। सिंपल शब्दों में या सिंपल तरीके से समझ पाए हो। अब हम आगे इसको जैसे हमारे को पढ़ना है उस तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोक दे। हमने अभी ये देखा, अब ठीक से पढ़ते हैं। The external pressure which must be applied on the solution in order to stop the flow of solvent into the solution through semi-permeable membrane is equal to the osmotic pressure। बोलिए समझ गए बात को? बात वही है, थोड़ी सी घुमा फिरा करके थोड़े से सिस्टमैटिक वे में लिख दी गई है। क्या एक एक्सटर्नल प्रेशर जो ऑस्मोसिस को रोक दे, इतनी सारी जो बात है ना, इसका मतलब सिर्फ यही है, एक ऐसा एक्सटर्नल प्रेशर जो ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है उसको रोकने की क्षमता रखता है, वो क्या कहलाता है बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड इन अ वर्टिकल कॉलम, ये एक वर्टिकल कॉलम यहाँ पर ये देखो आपको दिखाई दे रहा है, एक तरफ सॉल्यूशन है, एक तरफ प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ बीच में लगाई हुई है क्या, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो है वो सॉल्यूशन की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। अब हमने इसको रोक दिया, कैसे रोक दिया, बाहर से एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करने के बाद में हमने जैसे ही एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इधर से इधर जाना रुक गए। बट अगर हम उसके बाद भी उधर प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो फिर क्या होगा, इस तरफ प्रेशर बढ़ जाएगा सॉल्यूशन की तरफ। अब सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इधर आना शुरू हो जाएंगे, तो प्रोसेस जो है वो उल्टा हो जाएगा, है ना। तो बाहर कोई ऐसा एक्सटर्नल प्रेशर काम कर रहा है जो ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने की क्षमता रखता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है, और उसको रिवर्स करने की भी क्षमता रखता है, ठीक है। तो द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड इन अ वर्टिकल कॉलम व्हेन सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट आर सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मुझे बताओ कि अगर आपने यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई कर दिया तो क्या होगा, सॉल्वेंट में से जो पार्टिकल्स हैं वो सॉल्यूशन की तरफ जाना रुक जाएंगे ना। तो फिर क्या होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ जो सॉल्यूशंस या दोनों तरफ जो लिक्विड्स प्रेजेंट है वो अपनी अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेंगे, ना तो ये इधर जा रहा है ना वो इधर आ रहा है, ठीक है। तो दोनों कैसे रहेंगे, सेपरेटेड रहेंगे। तो दोनों सॉल्यूशंस को, सॉल्वेंट को भी और प्योर सॉल्यूशन को भी, या प्योर सॉल्वेंट वाला तरफ जो लिक्विड है उसको और सॉल्यूशन की तरफ जो लिक्विड प्रेजेंट है, दोनों को सेपरेट करना थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पॉसिबल है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से आप प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट भी रख सकते हो। प्रेशर लगा दो, उधर से इधर आना बंद हो जाएगा पार्टिकल्स का, ठीक है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर HdG, G आपका ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, D डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, और H जो हाइट इंक्रीज हुई है। देखो मैंने आपको यहाँ भी बताया था, ये जो हाइट इंक्रीज हुई है प्लस डेंसिटी इस सॉल्यूशन की और इस पर लगने वाली ग्रेविटी, HdG ही आपका क्या कहलाती है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाती है। तो वो प्रेशर जो ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोक दे, जिसकी वजह से प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन आपस में अलग अलग रह सकें, सेपरेटेड रह सकें, प्रेशर क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है, जो कि एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है जिसे पाई से डिनोट करते हैं, और पाई इज इक्वल टू HdG से इस मैग्नीट्यूड को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर H क्या है, increase in level in the tube of unit cross section area, D is the density of a solution and G is the acceleration due to gravity. Now osmotic pressure, अब osmotic pressure जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा किस पर, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक।
टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया तो फिर ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ाना पड़ेगा ना। कोई भी चीज़ जो है टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो चलने के बजाय भागने लग जाएंगे तो उधर से प्रेशर भी हमें ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। दूसरा कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कैसी है, कम है या ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंगली भी हमें हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो चेंज करना पड़ेगा। Here S is the solution constant, numerically its value is equal to R। अब आप जब इसको हटाएंगे यानी कि जो पाई है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, C के भी और T के भी। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द C एंड T, लिख सकते हैं ना। या फिर अब मैं इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाऊं तो मैं यहाँ पर एक प्रोपोर्शन लगा देती हूँ या एक कांस्टेंट लगा देती हूँ जिसे R, जो कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, RCT भी मैं लगा सकती हूँ। और अगर आप R नहीं लगाना चाहते कि मैडम ये तो गैस कांस्टेंट है, आपने लिक्विड में कैसे लगा दिया, देखो R को यहाँ पर लगाने का मतलब क्या है कि आप डाइल्यूटेड सॉल्यूशन को कैसा मान रहे हो, गैस की तरह मान रहे हो। डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है बहुत दूर दूर होंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, उनका आपस में एक दूसरे के साथ में कोई कनेक्शन नहीं होता है, कोई मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी काम नहीं कर रहे हैं, रिपल्शन भी काम नहीं कर रहे हैं। तो प्योर जो सॉल्वेंट है उसके अंदर आपने थोड़ा सा बहुत डाइल्यूटेड अगर आपने सॉल्यूशन बनाया है तो सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, बहुत थोड़ा सा। तो उसमें वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो एज अ गैसियस पार्टिकल्स बिहेव करते हैं, इसलिए इसको R की तरह भी हम यहाँ लिख सकते हैं। R की तरह भी यहाँ पर इसको लिखा जा सकता है, या फिर इस R की जगह आप लिखना ही चाहते हैं तो S भी लिख सकते हैं, जो कि है सॉल्यूशन कांस्टेंट। तो पाई इज इक्वल टू SCT, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर होते हैं, है ना, दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो here S is the solution constant, numerically it is equal to the gas constant R। तो पाई इज इक्वल टू CRT या CST, GST, CST ऐसे आप याद रख सकते हो। और C माने क्या है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। हमने बहुत सारी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी हुई हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम जो है वो कंसंट्रेशन होती है। तो आप N/VRT भी आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। तो पाई क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन एटमॉस्फेरिक की यूनिट में, V आपका वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन एंड द मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड C इज द कंसंट्रेशन। और R और S की वैल्यू सेम 0.083 लीटर एटमॉस्फेरिक मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, या फिर बार में अगर लेना है तो 0.083 लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट अब सॉल्यूशंस जो है, मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, पार्टिकल्स जो हैं कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, लोअर कंसंट्रेशन वाले से हायर कंसंट्रेशन वाले की तरफ। अब यहाँ पर एक टर्म आती है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, जब पार्टिकल्स एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, गेम बनाई मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना, इधर मैंने रख दिया सॉल्यूशन नंबर 1 और इधर मैंने लिख दिया सॉल्यूशन नंबर 2, है ना। इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसकी कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, अगर दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो, अगर दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ सेकंड सॉल्यूशन, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ सेकंड सॉल्यूशन अगर बराबर हो, तो मुझे बताइए ऑस्मोसिस किधर होगा, 1 से 2 की तरफ होगा या 2 से 1 की तरफ होगा? नहीं होगा, है ना। ऑस्मोसिस जो है वो नहीं होगा। बट अगर कंसंट्रेशन 1 की ज़्यादा है कंसंट्रेशन 2 से, तो फिर ऑस्मोसिस किधर से किधर होगा, बताइए, कमेंट कीजिए। अगर कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ सेकंड सॉल्यूशन, तो लोअर से हायर की तरफ जाएगा, यानी कि 2 से 1 की तरफ मूव करेगा सॉल्वेंट पार्टिकल्स, यानी कि ऑस्मोसिस किधर से किधर होगा, सॉल्यूशन नंबर 2 से सॉल्यूशन नंबर 1 की तरफ। और अगर कंसंट्रेशन 2 की ज़्यादा है 1 से, तो 1 से 2 की तरफ ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा। तो इस बिहाफ पे हमने सॉल्यूशंस को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आइसो का मतलब होता है बच्चे सेम, जहां भी वर्ड आ जाए आइसो, आइसो का मतलब होता है सेम।
ठीक है। तो यानी कि ऐसी कंसंट्रेशंस, सॉल्यूशंस की वो कंसंट्रेशंस जो इक्वल हो और उनमें ऑस्मोसिस नहीं हो सके, सॉल्वेंट पार्टिकल्स न तो लेफ्ट साइड न राइट साइड या ना सेकेंड सॉल्यूशन की तरफ ना फर्स्ट सॉल्यूशन की तरफ मूव कर पाए, ऐसे सॉल्यूशंस कैसे होते हैं? ऐसे सॉल्यूशंस कहलाते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। ठीक है। अब यहां पर बात करें, जब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशंस अलग अलग हो, एक की ज्यादा हो और एक की कम हो, तो जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो सॉल्यूशन यहां पर 1 की ज्यादा है कंसंट्रेशन, तो सॉल्यूशन 1 इज नोन एज हाइपर, क्योंकि ज्यादा है ना, कोई भी चीज ज्यादा होती है, कोई किसी को गुस्सा ज्यादा होता है, अरे यार ये तो हाइपर हो जाता है, किसी को टेंशन ज्यादा हो जाती है तो कहते हैं अरे यार हाइपर टेंशन में चला गया है ना। कोई भी चीज ज्यादा होना, एक्सेस होना, यानी कि मोर होना, क्या कहलाता है? हाइपर। तो जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जैसे यहां पर इस कंडीशन में हम बात करें तो कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन इज ग्रेटर, सो हम कहेंगे कि सॉल्यूशन 1 इज हाइपरटोनिक, और इसके बिहाफ पे यहां पर सॉल्यूशन 2 जो है वो हाइपोटोनिक हो जाएगा। हाइपर का उल्टा होता है हाइपोटोनिक। कई लोग होते हैं जिनको ब्लड में शुगर लेवल की कमी हो जाती है ना, ब्लड शुगर जो है उनकी कम चली जाती है, तो वो हाइपो वर्ड जो है वो कमी या डिक्रीमेंट के लिए यूज किया जाता है। समझ गए मेरे प्यारे? तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस जिनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस जिनकी कंसंट्रेशन कम होती है। तो सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। जैसे ब्लड में, ब्लड की जो आरबीसीज होती है उसमें 0.9% W/V NaCl सॉल्यूशन। ओके, W/V का मतलब समझ गए ना, 0.9%, 0.91% W/V NaCl सॉल्यूशन जो होता है वो आरबीसी जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं उनके साथ आइसोटोनिक बिहेवियर करता है। आइसोटोनिक होने से ये जो सॉल्यूशन है वो इस आरबीसी में नहीं जा सकता, बट अगर आपने सिर्फ और सिर्फ पानी का इंजेक्शन लगा दिया तो ये फूल जाएगी और ब्लास्ट हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा हमारा, है ना। इसलिए पानी का सॉल्यूशन कभी भी इंजेक्शन से नहीं लगाते हैं, प्योर वाटर का इंजेक्शन कभी नहीं लगाना चाहिए। 0.9% NaCl का सॉल्यूशन बना करके आप आईवी इंजेक्शन के थ्रू अपनी बॉडी में उसे इंसर्ट करवा सकते हैं, क्योंकि वो ब्लड सेल्स के साथ में आइसोटोनिकली बिहेव करता है और ऑस्मोसिस नहीं होता है, जिसकी वजह से न तो आरबीसी श्रिंक होती है न ही आरबीसी स्वेलअप होकर के बर्स्ट होती है। ठीक है, बट अगर आपने प्योर वाटर में आरबीसी रख दी तो वो क्या होगा? स्वेलअप हो जाएगी और बर्स्ट हो जाएगी खून। तो कंडीशंस फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होनी चाहिए? प्राइमरी कंडीशन क्या है? एट सेम टेम्परेचर। सेकेंडरी कंडीशन का मतलब कुछ ऐसी कंडीशंस जैसे कि आइसोटोनिक आपने बनाना है तो प्राइमरी कंडीशन में तो सेम टेम्परेचर होना चाहिए, है ना, कि भाई C1 जो है वो C2 के बराबर होनी चाहिए। हाँ, अगर आप इनको चेंज करना चाहते हो तो फिर आप टेम्परेचर कंसंट्रेशन इनमें चेंज कर सकते हो कि टेम्परेचर में कंसंट्रेशन में अगर आपने चेंज कर दिया तो फिर ये आइसोटोनिक नहीं रहेंगे। तो टेम्परेचर और कंसंट्रेशन जो है वो भी सेम होनी चाहिए, तब जा करके तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा? आइसोटोनिक बनेगा। ठीक है। हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में मैंने आपको बताया कि एक सॉल्यूशन, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हमने 2 सॉल्यूशंस रखे, सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2, जिसमें से सॉल्यूशन 1 की कंसंट्रेशन 1 जो थी वो ग्रेटर देन थी सॉल्यूशन 2 की कंसंट्रेशन से, तो ये वाला जो हो जाएगा ये हो जाएगा हाइपरटोनिक और ये हो जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ऑस्मोसिस शो कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है रिवर्स ऑस्मोसिस। मैंने आपको बताया था जब हम पढ़ रहे थे क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के दौरान हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि भाई ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? वो प्रेशर जो ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस है उसको रोक दे, है ना। ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस है उसको रोकने का काम करता है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आपने एक यहाँ पर ले लिया आपने प्योर सॉल्वेंट, प्योर वाटर आपने एज अ सॉल्वेंट ले लिया, और यहाँ पर मैं कहूँ कि सी वाटर आपने ले लिया। ठीक है, यहाँ पर भी एक पिस्टन लगाया, यहाँ पर भी एक पिस्टन लगाया। अब क्या होगा कि प्योर सॉल्वेंट या प्योर वाटर जो है वो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू
इस तरफ से इस तरफ जाने लगेगा, बट आपने यहाँ क्या लगा दिया, एक्सटर्नल प्रेशर। प्रेशर लगा दिया तो क्या हुआ, ये इधर जाना बंद हो गया। ठीक है, अब जब ये इधर जाना बंद हो गया तो ये जो प्रेशर है वो क्या प्रेशर कहलाया, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाया। कौन सा प्रेशर कहलाया बच्चे, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाया। बट इस प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर से भी आपने ज़्यादा बढ़ा दिया, यानी कि अगली कंडीशन में आपने क्या किया कि ये जो पाई था इसमें आपने कुछ एक्सटर्नल प्रेशर और ऐड कर दिया, तो क्या होगा, यहाँ पर दबाव बढ़ेगा। दबाव अगर इस तरफ पड़ा है तो पार्टिकल्स जो हैं वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अब यहाँ पर प्रेजेंट जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो प्योर वाटर की तरफ जाने लगेंगे। इसका मतलब सलाइन वाटर जो सी वाटर था वो उसमें से जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स से एक्स्ट्रा प्रेशर लगाने के बाद में उल्टा रिवर्स ऑस्मोसिस शो करने लगे हैं। होना चाहिए था ऑस्मोसिस प्योर वाटर से सलाइन वाटर की तरफ, बट एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करने के बाद में क्या हो रहा है, सी वाटर में से सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो हैं प्योर वाटर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो प्रोसेस जो है वो रिवर्स हो गया है ना। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाता है। और इसी प्रोसेस के थ्रू जो ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर सी वाटर बहुत ज़्यादा होता है, ड्रिंकिंग वाटर की कमी होती है, वहाँ पर सी वाटर में से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स यानी कि प्योर वाटर का यूज़ ड्रिंकिंग वाटर की तरह किया जाता है। और इस प्रोसेस को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। इसीलिए हमने हमारे घरों में क्या लगाए रखे हुए हैं, RO सिस्टम, मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम। ठीक है, इफ एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन बी मेड टू प्रोसीड from solution towards solvent, that is in reverse direction of the ordinary osmosis. So reverse osmosis is used for the desalination of seawater for getting fresh drinking water. Next देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ भी याद रखने हैं। क्या कि भाई ऑस्मोटिक प्रेशर एक बेस्ट मेथड है टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, जैसे कि पॉलीमर्स एंड प्रोटीन्स। पॉलीमर प्रोटीन्स इनके मॉलिक्यूलर मास आप फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि पॉलीमर मतलब बहुत सारी चेन। अरे एक मॉलिक्यूल का आप मॉलिक्यूलर वेट तो फाइंड कर सकते हो, और पॉलीमर में तो बहुत सारे, कैसे फाइंड करेंगे। ऑस्मोटिक वो ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर वो मेथड है जिसकी वजह से आप इनको फाइंड कर सकते हो। क्यों फाइंड कर सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसमें ना तो टेम्परेचर चेंज होता है ना ही कंसंट्रेशन चेंज होती है ना। तो इट इज अ प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन विच नो टेम्परेचर चेंज इज इन्वॉल्व्ड, सो देयर इज नो चांस ऑफ चेंज इन नेचर ऑफ बायोमॉलिक्यूल। भाई बायोमॉलिक्यूल्स बेचारे टेम्परेचर, पीएच, कंसंट्रेशन इन सब के चेंज होने की वजह से इनकी शक्ल बिगड़ जाती है ना। तो ये सब कुछ ना हो, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बिल्कुल फिक्स रहता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, तो बायोमॉलिक्यूल्स का जो एक्चुअल नेचर है वो भी चेंज नहीं होगा। दूसरा, इन अदर मेथड्स चेंजेस आर वेरी लेस, बहुत मैग्नीट्यूड बहुत कम आता है ना, जबकि बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स इनका मैग्नीट्यूड थोड़ा ज़्यादा होता है। तो हमें कैलकुलेशन में थोड़ा इजी हो जाए इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज़ भी करते हैं। तो इन अदर मेथड्स changes are very less and it is difficult to measure very small changes accurately, but in osmotic pressure it can be easily measured at room temperature at which biomolecules remains in original state. तो बात तो वही है, बायोमोलिक्यूल्स जो है ओरिजिनल स्टेट में होने चाहिए और उनकी कैलकुलेशंस इजी होनी चाहिए, इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज़ किया जाता है बायोमोलिक्यूल्स जैसे कि प्रोटीन और पॉलीमर्स के डिटर्मिनेशन, मॉलिक्यूलर मास के डिटर्मिनेशन के लिए। अब नोट यहाँ पर वही सेम कि 0.91% W/V NaCl सॉल्यूशन ब्लड के साथ में आइसोटोनिक है, इसलिए जब इंट्रावेनस इंजेक्शंस यानी कि नसों में लगने वाले जो इंजेक्शंस हैं उनको आइसोटोनिक होना चाहिए ब्लड के साथ में, अदरवाइज आरबीसी फूट जाएगी या श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है कि भाई एक बात मुझे बताओ, आपने सॉल्वेंट के अंदर क्या डाला, सॉल्यूट डाला, आपने सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट डाला। अब ये सॉल्यूट जो है ये एक आयनिक कंपाउंड है ना। अगर ये आयनिक कंपाउंड
सॉल्वेंट में जाने के बाद में डिसोसिएट हो गया, है ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड कर रही है ना। अब आपने जो सॉल्यूट डाला, ये अगर एक आयनिक कंपाउंड है जैसे कि NaCl है, अभी आपको NaCl के कितने मोल्स नजर आ रहे हैं 1, बट जैसे ही आपने इसको सॉल्वेंट में डाला, सॉल्वेंट में डालने के बाद में इसके जो मोल्स हैं वो Na+ और Cl- में टूट गए। अब कितने मोल मिल गए? अरे 1 के 2 मिल गए डिसोसिएशन से। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे CH3COOH आपने एज ए सॉल्वेंट लिया और इस सॉल्वेंट को आपने डाल दिया बेंजीन में। अब बेंजीन में जाने के बाद में क्या होता है बच्चे कि ये जो CH3COOH के आपने 2 मोल्स लिए थे, ये 2 मोल्स एसोसिएट हो जाते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ में क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ये आपस में कुछ इस तरीके से डाइमर बना लेते हैं। अब डाइमर बना लिया तो इसका मतलब 2 का 1 हो गया, ये तो है ना। डाइमर फॉर्मेशन के थ्रू ये जो एसिटिक एसिड है वो फिनॉल में जाकर के 2 से 1 में कन्वर्ट हो गया। भाई पहले आपने 2 मोल्स लिए थे, है ना, और 2 मोल का यहाँ पर 1 ही मोल बन गया, डाइमर का फॉर्मेशन हो गया। तो डाइमर का फॉर्मेशन हो गया यानी कि एसोसिएशन हो गया। तो हमें पता था कि जो सॉल्यूट हमने इस सॉल्वेंट में डाला है, हमने तो 1 ही डाला था, है ना, तो 1 के अकॉर्डिंगली हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्राप्त होनी चाहिए थी, बट ये 1 जो है वो टूट करके डिसोसिएट होकर के 2 में कन्वर्ट हो गया, तो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो चेंज हो गई ना। सेम ऐसा ही रिवर्स वाइस वर्सा यहाँ पर कि हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए थे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 2 के भी हाफ पे निकलनी चाहिए थी, बट ये 2 जाकर के एसोसिएट हो गए। एसोसिएशन से हमारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आनी चाहिए थी वो नहीं आई, कुछ और आ रही, यानी कि अब हमारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो कैसी हो गई है, अब नॉर्मल हो गई है। तो अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वही होती हैं कि भाई नॉर्मल या कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उनसे अलग जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमें प्राप्त हो रही है ड्यू टू एसोसिएशन एंड ड्यू टू डिसोसिएशन, वो क्या कहलाती है, अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है यानी कि जो ना एसोसिएट हो रहा है ना डिसोसिएट हो रहा है, उसकी नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और अबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बराबर होंगी। बट अगर डिसोसिएशन हो गया या एसोसिएशन हो गया तो एसोसिएशन से जो अबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसकी वैल्यू हो जाएगी कम, जबकि नॉर्मल जबकि डिसोसिएशन की वजह से जो अबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। जो एक्चुअल वैल्यू है उससे अबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा आएगी और एसोसिएशन की वजह से अबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स वहां कम हो गए। ठीक है, इसको फाइंड करने के लिए अगर हम अबनॉर्मल और नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का अगर रेशो लेते हैं तो हमें एक फैक्टर मिलता है जिसे आप क्या कहते हैं, वांट ऑफ फैक्टर। ये वांट ऑफ फैक्टर एक्चुअली ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल या अबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड थ्योरेटिकल नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का रेशो होता है। ठीक है, अब इसको आप नंबर के बिहाफ पे भी लिख सकते हो, है ना भाई। अबनॉर्मल या ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कब फाइंड होगी, या तो एसोसिएशन हो या डिसोसिएशन हो। तो आप बोल सकते हैं कि द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय बिफोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। अब जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि मान लीजिए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, तो हम इसको लिखते हैं डेल्टा पी अपॉन PA नॉट इज इक्वल टू मोलैलिटी। और मोलैलिटी को हम कैसे लिखते हैं, XA, है ना, XB सॉरी, है ना। और XB को हम कैसे लिख देते हैं, हम लिखते थे इसको NB अपॉन NA। फिर हम इसको भी चेंज करते थे और कैसे लिखते थे, given mass of B upon molecular mass of B into given mass of A upon molecular mass of A, जिसको हम बाद में कांस्टेंट बना देते थे और हम इस तरीके से लिख देते थे। तो बताइए मुझे मोलिकुलर मास ऑफ B कहाँ आया, अपॉन में आया ना। जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उसमें मोलिकुलर मास ऑफ अ सॉल्यूट हमेशा अपॉन में आता है। तो अगर मैं मोलिकुलर मास के बिहाफ पे लिखूंगी तो उल्टा लिख दूंगी ना, पहले एसोसिएशन डिसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन ऊपर लिखा हुआ था, या अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऊपर लिखी हुई थी। बट अब अगर मुझे मॉलिक्यूलर मास के थ्रू कैलकुलेट करना है तो नॉर्मल वाली ऊपर लिखूंगी, अब नॉर्मल वाली नीचे लिखूंगी, सो दैट द आई यानी कि वांट ऑफ फैक्टर ऑन बिहाफ ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेटेड थ्योरेटिकल या नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास इज डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटल और अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। खास ध्यान रखना है, ठीक है। तो
अगर इनका आप ध्यान रखेंगे तो थ्योरेटिकल का मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास इस तरीके से यहाँ पर रेशो आएगा। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो ना एसोसिएट होते हैं ना डिसोसिएट होते हैं, तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड कॉलिगेटिव कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इक्वल सो दैट द want of factor becomes 1. बट फॉर हाइपरटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में डिसोसिएशन हो जाता है या एसोसिएशन हो जाता है, तो आई की वैल्यू डिसोसिएशन के लिए बढ़ जाएगी जबकि एसोसिएशन के लिए ये वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, समझे हम लोग बात को? तो जब एसोसिएशन होता है या डिसोसिएशन होता है तो want of factor की वैल्यू भी कम या ज्यादा हो जाती है। डिसोसिएट हो गए, टूट गए, तो आई की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। ठीक है ना, और अगर एसोसिएट हो गए तो आई की वैल्यू जो है वो 1 से कम आएगी, 1 ग्रेटर है। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इंक्लूजन ऑफ वांट ऑफ फैक्टर। अब देखो, अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर अगर आप इन चारों ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को देखो, जैसे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को इस तरीके से लिखते हैं, फॉर्मूला चारों के फॉर्मूला याद है ना आपको, डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी। ठीक है, यही फॉर्मूला है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का। डेल्टा टी बी यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, एम इंटू के बी। फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, एम मोलैलिटी इंटू के एफ। और ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो क्या है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। अगर आपको वांट ऑफ फैक्टर के बिहाफ पे इनको लिखना है ना, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इनको आई से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका नया फॉर्मूला बन जाएगा, पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी, टी एफ इज इक्वल टू आई एम के एफ, टी बी इज इक्वल टू आई एम के बी एंड आर एल वी पी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू आई इंटू एक्स बी। ठीक है, तो इंक्लूजन ऑफ वांट ऑफ फैक्टर कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर करेंगे। अब सॉल्यूशंस जो होते हैं, दो टाइप के सॉल्यूशंस भी होते हैं, रॉल्ट लॉ के अकॉर्डिंग दो टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। जो रॉल्ट लॉ को ओबे करते हैं हर कंडीशन पे, ओबेज रॉल्ट्स लॉ, रॉल्स लॉ को ओबे करने वाले जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं बेटे वो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, और जो नहीं ओबे कर पाते हैं वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। या तो रॉल्ट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे या रॉल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। तो पॉजिटिव डेविएशन वाले और नेगेटिव डेविएशन वाले दो डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस नॉन आइडियल सॉल्यूशंस यहाँ पर कहलाते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन कौन होते हैं? आइडियल सॉल्यूशन हर एक कंसंट्रेशन, हर एक टेम्परेचर वाली कंडीशन पे रॉल्ट लॉ को फॉलो करेंगे। यानी कि रॉल्ट ने क्या बोला था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, है ना। यहाँ पर पी ए नॉट क्या था, प्योर फॉर्म में इसका वेपर प्रेशर और इसके मोल फ्रैक्शन के मल्टीपल के बराबर होता है पी ए। तो ये बराबर ही होना चाहिए हमेशा, है ना। रॉल्ट लॉ बोलता है दोनों बराबर होने चाहिए। तो जिन जिन सॉल्यूशंस में पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स बी है या पी बी इज इक्वल टू, इज एग्जैक्टली इक्वल टू पी ए बी नॉट एक्स बी है, ऐसे सॉल्यूशंस आइडियल सॉल्यूशंस होंगे। और इनके लिए जो ग्राफ आएगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। देखो यहाँ से स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ये भी स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो बनने वाला जो सॉल्यूशन है उसका भी ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। तो अगर ऐसा होता है तो रॉल्ट लॉ को फॉलो करने वाले आइडियल सॉल्यूशंस बनते हैं। यानी कि यहाँ पर कंडीशंस कौन कौन सी है, खास ध्यान दो। तो यहाँ पर जो आइडियल सॉल्यूशंस हैं उनकी कंडीशंस कौन कौन सी हैं, रॉल्ट लॉ के अकॉर्डिंग सभी कंसंट्रेशंस पर ए पार्टिकल्स के बीच में जितना इंटरैक्शन फोर्स है, बी के बीच में जितना इंटरैक्शन फोर्स है, उतना ही इंटरैक्टिव फोर्सेस जो है वो ए और बी के बीच में होने चाहिए, ना तो उससे कम होने चाहिए ना ज़्यादा होने चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होना चाहिए, एंथैल्पी भी जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। यानी कि नो हीट अब्जॉर्ब्ड एंड इवॉल्व ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ मिक्सचर, एंड डेल्टा वी भी यहाँ पर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आपने इसको 10 ml लिया है, इसको भी 10 ml लिया है, तो आपका जो सॉल्यूशन है वो 20 ml ही बनना चाहिए, 20 से ज़्यादा या 20 से कम नहीं बनना चाहिए। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स कौन, जिनके सेम नाम है, बेंजीन टोलुइन, हेक्सेन हेप्टेन, है ना, ब्रोमोइथाइल क्लोरोएथिन, है ना, ब्रोमोएथिन क्लोरोएथिन, या एथिल ब्रोमाइड
एथिल ब्रोमाइड और इथाइल क्लोराइड। ठीक है, ये इस टाइप के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं जिनके सेम नाम है ना, वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं किसका, आइडियल सॉल्यूशंस का। दूसरे है, अब जैसे देखो दूसरा है हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अभी नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के, एक पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले, एक नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले। अब पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले ज़्यादा हर चीज़ ज़्यादा, यानी कि ए के बीच का जो अट्रैक्शन है, बी का भी बीच का जो अट्रैक्शन है, उससे ज़्यादा अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा ए और बी के बीच में, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर जो कैलकुलेटेड होगा और जो ऑब्जर्व होगा, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ज़्यादा आएगा। बॉइलिंग पॉइंट जो है कैलकुलेटेड ऑब्जर्व से कम आएगी, यानी कि ऑब्जर्व वाली ज़्यादा आएगी। डेल्टा एच जो है वो ग्रेटर देन 0 आएगा, डेल्टा वी जो है वो भी ग्रेटर देन 0 आएगा, है ना। तो इस टाइप के, यानी कि पी ए की जो वैल्यू है जो कि एग्जैक्ट इक्वल होनी चाहिए थी पी ए नॉट एक्स ए के, वो अब ज़्यादा आएगी। ठीक है, सेम पी बी के लिए ये जो पी बी नॉट और एक्स बी के बराबर आनी चाहिए थी वैल्यू, अब वो ज़्यादा आएगी। तो ग्राफ जो है वो सीधा बनने की बजाय थोड़ा सा उठा हुआ, थोड़ा सा एलिवेटेड बनेगा, जिसकी वजह से सॉल्यूशन का जो ग्राफ है जो कि पी एस बराबर होता है पी ए प्लस पी बी के, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी थोड़ा सा ज़्यादा ही आएगा। तो ऐसे वाले जितने भी डेविएशंस होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं बच्चे, पॉजिटिव डेविएशंस कहलाते हैं। एंड जस्ट वाइस वर्सा फॉर नेगेटिव डेविएशन, यानी कि जो इंटरएक्टिव फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी हैं वो लेस देन आएंगे, कैलकुलेटेड वैल्यूज ज़्यादा आएंगे ऑब्जर्व्ड से, और डेल्टा एच मिक्स जो मिक्सचर का जो डेल्टा एच है उसमें जो वैल्यू है वो लेस देन आएगी 0 से, और ये भी आएगा लेस देन 0 से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पी ए जो एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए था पी ए नॉट एक्स ए के, वो लेस देन आएगा। सेम फॉर पी बी ऑल्सो, पी बी इज लेस देन इक्वल टू द पी बी एंड एक्स बी, सॉरी, ठीक है। और जो पी एस टोटल प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन जो बनना चाहिए था, विच विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द सम ऑफ पी ए एंड पी बी, इज लेस देन दैट, सो दैट द ये थोड़ा सा झुका हुआ ग्राफ आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा स्लोपी सा ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। तो इस टाइप के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो नॉन आइडियल नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशंस कहलाते हैं, जिसके एग्जांपल है फिनॉल एनिलीन, क्लोरोफॉर्म एसीटोन, और पॉजिटिव डेविएशन वाले के भी कुछ एग्जांपल्स है इथेनॉल एसीटोन, CS2 एंड एसीटोन। तो इस टाइप के जितने भी एग्जांपल्स आप देखते हैं, और भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इनको आपको बच्चे याद कर लेना है। पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशंस के जो एग्जांपल्स हैं उनको आप खास ध्यान रखो, है ना। एक तो मैंने बता दिया, देखो ट्रिक है, एक तो मैंने बता दिया आपको आइडियल, जो दो नाम सेम है वो आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है। अब पॉजिटिव नेगेटिव में से कोई एक के एग्जांपल्स आप लोग याद रख लो, दूसरे के आपको अपने आप याद हो जाएंगे, है ना। जो हमें याद नहीं है वो नेगेटिव डेविएशन के मान लीजिए मैंने कि पॉजिटिव डेविएशन वाले के याद कर लिए, है ना। तो जो याद नहीं है वो नेगेटिव डेविएशन वाले के एग्जांपल्स हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब एक चीज़ यहाँ से निकल के आती है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। अब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे मिक्सचर्स, है ना, जो पहले इसको समझते हैं कि मान लीजिए कि आपने दो सब्सटेंसेस, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट को आपस में मिक्स किया। मिक्स करने के बाद में क्या हुआ कि मान लीजिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट था 100 डिग्री सेल्सियस, उसमें मैंने इथेनॉल मिक्स कर दिया, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए 80 डिग्री सेल्सियस है। तो ये जो सॉल्यूशंस मिक्स करके मैंने बनाया, इन दोनों को मिक्स करके जो भी मैंने सॉल्यूशन बनाया, अब जो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा या तो वो 100 डिग्री से भी ज़्यादा हो या फिर वो 80 डिग्री से भी कम हो, तो बनने वाला जो सॉल्यूशन है वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहलाएगा। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में क्या होता है, दो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट वाले सॉल्यूशंस को मिक्स करके एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया जाता है जिसको उबालने पर दोनों ही कंपोनेंट्स एक साथ एक ही टेम्परेचर पे उबलें, और एक ही टेम्परेचर पर उबलने के बाद जो उनके वेपर्स बने उसमें वो उसी रेशो में प्रेजेंट होने चाहिए जिस रेशो में हमने लिक्विड फॉर्म में लिए थे। ऐसे मिक्सचर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स कहलाते हैं। अब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स पॉजिटिव डेविएशन वाले और नेगेटिव डेविएशन वाले से मिलकर के बनते हैं। जैसे कि इथेनॉल वाटर का जो मिक्सचर है ऑब्टेन्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू ऐसे सॉल्यूशंस को
अलग नहीं कर सकते। तो ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन गिव्स अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अप्रोक्सीमेटली 95.57% V/V इथेनॉल, यानी कि आप अगर इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते भी हो ना तो 100% इथेनॉल आपको नहीं मिल सकता और 100% वाटर आप इसमें से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि इसने क्या बना लिया है, एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना लिया है पॉजिटिव डेविएशन वाला। यानी कि यहाँ पर वाटर और इथेनॉल दोनों के ही बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट पर इसको उबालना पड़ेगा, यानी कि अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। पॉजिटिव डेविएशन से क्या हुआ है, वेपर प्रेशर बढ़ गया, वेपर प्रेशर बढ़ गया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचाने के लिए अभी हमें कम टेम्परेचर देना पड़ रहा है, जबकि नेगेटिव डेविएशन वालों के लिए वेपर प्रेशर देखो अभी कम हो गया है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचाने के लिए हमें इसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, सो दैट द बॉइलिंग पॉइंट विल बी increases for negative deviation type azeotropic solutions। जैसे कि नाइट्रिक एसिड और वाटर का जो सॉल्यूशन है उसमें 68% नाइट्रिक एसिड एंड 32% वाटर होना चाहिए। अगर आपने ये दोनों को मिला करके सॉल्यूशन बनाया तो आपने नेगेटिव डेविएशन वाला एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन बनाया है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट विल बी ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोथ द मिक्सचर्स प्रेजेंट इन इट। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 393.5 केल्विन हो जाएगा, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन बोथ ऑफ द कंपोनेंट्स बॉइलिंग पॉइंट। और यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम देना पड़ेगा, यानी कि ऐसे वाले जो मिक्सचर्स है दोनों ही कंपोनेंट्स से के बॉइलिंग पॉइंट से भी कम बॉइलिंग पॉइंट पर उबलना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में। सम लिक्विड्स ऑन मिक्सिंग फ्रॉम एजियोट्रॉप्स which are binary mixtures having the same composition in liquid and vapor phase and boil at a constant temperature. The liquid and vapor mixtures has the same composition and no further separation occurs। क्योंकि क्या हो रहा है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आपने बना लिया, दोनों ही लिक्विड्स एक साथ उबल रहे हैं, एक ही टेम्परेचर पर उबल रहे हैं, तो उनकी जो वेपर्स है उसमें भी सेम रेशियो में कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, तो दोनों को फर्दर सेपरेट करना मुश्किल है। कंपोनेंट्स फॉर्मिंग एजियोट्रॉप्स can't be separated by fractional distillation but can be separated by एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन। भाई दो ऐसे लिक्विड्स जो मिसिबल लिक्विड्स हैं उनको अलग करने के लिए आप डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज करते हो। अगर उनके बॉइलिंग पॉइंट में 15 डिग्री सेल्सियस से भी कम का डिफरेंस है तो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हो, बट अगर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन गया तो फिर आपको एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन का यूज करना पड़ेगा, जो बहुत मुश्किल प्रोसेस है। सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्यों कहा, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से भी कम बॉइलिंग पॉइंट पर उबलना शुरू होते हैं, एंड जस्ट वाइस वर्सा फॉर नेगेटिव डेविएशन वाले एजियोट्रॉप्स। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी, हेनरी लॉ यहाँ पर काम आएगा कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ अ सॉल्वेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब किसी भी सॉल्वेंट को, किसी भी सॉल्यूट को अपने अंदर घोलने की जो टेंडेंसी होती है, एबिलिटी टू डिसॉल्व इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। और उसके लिए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होना चाहिए और कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए, तो वो एबिलिटी क्या कहलाएगी, सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। एंड सॉल्युबिलिटी इज अफेक्टेड बाय द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एज वेल एज टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्योंकि अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट ऐसे हुए जो आपस में मिसिबल ही नहीं है तो उनको आप कैसे घोलोगे, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स हमें यहाँ पर बात करनी है कि किसी भी लिक्विड में अगर आपको गैस को डिसॉल्व करना है तो आप क्या करोगे, प्रेशर बढ़ाओगे, है ना, क्योंकि solubility of gas is directly proportional to the pressure। और ऐसा किसने कहा था, हेनरी ने कहा था। क्या कहा था, whenever any non-reacting gas comes in contact with liquid, certain quantity of gas definitely dissolves in that liquid। The amount of gas dissolved is known as Henry's law। अब हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ प्रेशर अगर बढ़ेगा तो भैया टेम्परेचर बढ़ाने पर जो सॉल्युबिलिटी है वो हो जाएगी कम, और प्रेशर बढ़ाने पर जो सॉल्युबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी। क्योंकि क्या बोलता है हेनरी कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड, अमाउंट ऑफ गैसियस सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बढ़ जाएगी, जबकि टेम्परेचर बढ़ाने पर ऐसा
नहीं होगा, उल्टा हो जाएगा। तो हेनरी लॉ क्या बोलता है, इट कैन बी स्टेटेड एज द कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस प्रेजेंट above the surface of a liquid। partial pressure of a gas के directly proportional होता है। mole fraction of a gas in the solution is proportional to the partial pressure of a gas over the solution, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था। और एक और डेफिनेशन इसकी है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन द सॉल्यूशन। दिस इज द कॉमन डेफिनेशन। क्या बोल रहा है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, यानी कि गैस का जो पार्शियल प्रेशर है जो कि वेपर फेज में है सॉल्यूशन के ऊपर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, अब यहां से आप देखो कि इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए मैंने एक कांस्टेंट यूज यहाँ पर करना है, विच इज हेनरी कांस्टेंट KH(x). और KH की वैल्यू अगर आपने फाइंड करनी है, KH की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, KH इज इक्वल टू P/x। इस तरीके से आप KH यानी हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि सर्टेन गैसेस आर हाईली सॉल्युबल, कुछ गैसेस जो है बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होती हैं पानी के अंदर, जैसे कि अमोनिया हुआ, HCl हुआ। सर्टेन गैसेस आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, है ना, पानी के अंदर प्रेजेंट तो होती है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है, तभी तो एक्वाटिक एनिमल्स जो हैं, एक्वाटिक मतलब जो फौना एंड फ्लोरा है वो सर्वाइव कर पाता है। नाइट्रोजन भी होती है और हीलियम भी होती है, ये लेस सॉल्युबल होती है क्योंकि इनके लिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होती है। टोटल मिला के बात ये है कि हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, क्योंकि हेनरी कांस्टेंट मतलब क्या है, प्रेशर अपॉन मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन अगर कम है तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी भी कम है, तो सॉल्युबिलिटी एंड KH आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेटे, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस। जिस भी गैस के लिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा आएगी उसकी सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट के अंदर कम होगी। तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू इनके लिए ज़्यादा होती है, इसलिए लेस सॉल्युबल होते हैं, जबकि सबसे कम होती है अमोनिया के लिए, सो दैट इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर। Increasing pressure increases solubility, increase in temperature decreases solubility. Those gases which can react with solvent do not follow Henry's law. ऐसी गैसेस जो पानी के साथ में या सॉल्वेंट के साथ में रिएक्ट कर जाए, गैसेस कैसी होनी चाहिए, नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए। रिएक्ट करने वाली गैसेस के ऊपर हेनरी लॉ काम नहीं करता है, जैसे कि अमोनिया, है ना। रॉल्स लॉ इज स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। जो अभी हमने रॉल्स लॉ पढ़ा था वो एक्चुअली इस हेनरी लॉ का ही क्या है, एक स्पेशल केस है। ठीक है, अब हेनरी लॉ की एप्लीकेशंस क्या है, यूज ऑफ हाई प्रेशर इन बॉटलिंग ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स में आप क्या डालते हो, कोई भी लिक्विड जो है उसके अंदर आप कार्बन डाइऑक्साइड डाल दोगे तो कार्बोनेटेड वाटर बनेगा, विच इज नोन एज कोल्ड ड्रिंक। अब कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे तो नहीं घुल रही है कि आपने एक पानी की बोतल ली या एक पानी का ग्लास लिया, उसमें एक स्ट्रॉ डाल के, और हम क्योंकि एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और हमने बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया, उसमें बबल्स फुलाना शुरू कर दिया और कहा कि लोग कोल्ड ड्रिंक आ गई। नहीं, उसको कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विड में डालने के लिए या मिक्स करने के लिए आपको प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी, तो हाई प्रेशर इज यूज्ड, क्योंकि हम जानते हैं कि हाई प्रेशर जब तक नहीं होगा तब तक गैस नहीं घुलेगी। दूसरा है एनॉक्सिया। एनॉक्सिया क्या होता है कि माउंटेन क्लाइंबर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऊपर बहुत पहाड़ों पे जाते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर पहाड़ों की तरफ जाते हैं, जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो क्या होता है, बढ़ता है, कम होता है, वो कम हो जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर कम हो जाएगा तो हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर माइंड तक पहुंच नहीं पाएगा। माइंड तक क्या, बॉडी के सारे ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी, और हमारा ब्रेन प्रॉपरली सोच नहीं पाएगा। हमें चीज़ों, सर्दियों में हमें लग जाती है, हमें पता नहीं होता है ना कि किस चीज़ की लगी है, कब लगी है। इसका मतलब ऑक्सीजन की कमी हो गई थी बॉडी में, इसलिए वहाँ जो है, जैसे कांटा चुभते हैं हम पैर हटा लेते हैं ना, वो वाला प्रोसेस हम नहीं कर पाए। सॉरी, मैं उसका नाम अभी भूल रही हूँ। तो जो रिटेंशन प्रोसेस है वो हम नहीं कर पाए, हमारी रिटेंशन प्रोसेस जो है वो रुक गई, यानी कि हमारी ऑक्सीजन की जो सप्लाई है प्रॉपर माइंड तक पहुंच नहीं पा रही है। बहुत ज़्यादा ठंड होने पर ऐसा होता है। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, ये जो फिनोमेना है, ये जो कंडीशन है, ये क्या कहलाती है, एनॉक्सिया कहलाती है। इसीलिए बहुत सारे पर्वतारोही कई बार
जो आपने देखा होगा कि लैंडस्केप हो जाते हैं, या कई बार जो हैवी स्नोफॉल जो हो जाता है उसमें लोग दब जाते हैं, बट जब उनको कई बार निकाला जाता है तो वो ज़िंदा निकलते हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है ना। हाँ, तो वो जो कंडीशन आती है उसको क्या कहते हैं, एनोक्सिया कहते हैं। एक और कंडीशन है बेंडिंग। बेंडिंग में क्या होता है, जो स्कूबा डाइवर्स हैं ये कहाँ जाते हैं, डीप सी की तरफ जाते हैं। अब डीप सी में क्या हो रहा है बेटे, प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है। प्रेशर बढ़ गया यानी कि अंडर वाटर जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन जो पानी में घुली हुई नहीं है वो भी हमारी बॉडी में में घुलने लग जाती है। अब घुलने लग गई तो क्या हुआ, हमारी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ है उनमें तो वो काम आई नहीं। तो जैसे ही स्कूबा डाइवर्स जो है सरफेस पर आते हैं तो क्या होता है, उनकी जो चेस्ट होते हैं उनमें बहुत हैवी पेन होता है, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन, भाई ऑक्सीजन तो हमारे काम आ गई है ना, ऑक्सीजन तो हमारी मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस है उसमें काम आ गई, हमारी बॉडी में घुल मिल गई, बट नाइट्रोजन तो नहीं घुलती है। नाइट्रोजन क्या होता है, बबल्स की फॉर्म में बाहर आने लगती हैं, और वो बबल्स की वजह से हमारी बॉडी में ऐसा दर्द होता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, बेंडिंग कहते हैं। होने वाला जो दर्द है नाइट्रोजन की वजह से, नाइट्रोजन के बबल्स फंस जाते हैं हमारी नसों में, तो हमारे जो चेस्ट होता है, हमारा सीना जो होता है उसमें बहुत तेज दर्द होता है, वो कहलाती है बेंडिंग की प्रोसेस। तो ये सब होता है सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, हेनरी लो की वजह से। तो इसके बाद ये चैप्टर होता है यहाँ पर ख़त्म। होप आप लोगों को ये चैप्टर के बारे में एक एक बारीकी मैं बता पाई, आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया। चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो मैं सारी दे चुकी हूँ। आपको क्या करना है, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, खास करके न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देना, न्यूमेरिकल्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। मैं डॉक्टर श्रुति मालवीय हमेशा आपके साथ हूँ। आज के लिए नमस्ते।